जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हुंकार 2025 में। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका ये हुंकार 2025 में। मेरे भाई सभी लोगों का स्वागत है। गुड गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, जल्द से जल्द आ जाओ, क्योंकि आज एक नई एनर्जेटिक क्लास जो आप 10 दिनों से चिल्ला रहे थे कि सर क्लास कब से चलेगी, क्लास कब से चलेगी, तो अब से क्लास करना तुम स्टार्ट करो मेरे भाई। हम तुम्हारे साथ हैं मेरे भाई। गुड आफ्टरनून मेरे बच्चे, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जल्द से जल्द आ जाओ भाई। कैसा लग रहा है आप सभी को? कैसा लग रहा है आप सभी को? जल्द से जल्द हमें बताएं, कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। चलो 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 चलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जय श्री राम। तो प्यारे बच्चों, आपको कहीं नहीं जाना है, एकदम प्रेम से जहां बैठे हो कमर कस करके बैठ जाओ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आज इसका दिन है आपके लिए, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि आज का दिन तुम नोट कर लो, आज का दिन तुम्हें नोट कर लेना है। 26 फरवरी है ना मेरे भाई, 26 फरवरी का दिन आज तुम्हें नोट कर लेना है। और कमर कस के जहां पे बैठे हो वहीं पे बैठ जाओ मेरे भाई, क्योंकि घबराना नहीं है। हम और पूरी की पूरी हमारी टीम आ चुकी है आपको पढ़ाने के लिए। घबराना नहीं है मेरे भाई। सभी को लव यू मेरा बच्चा, सभी को लव यू। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी टीम है जो आपको पढ़ाने वाली है। और मैं तुम्हें बताता हूं, जो तुम्हारा सपना है ना कि स्टेट टॉपर बनेंगे, तो वो सपना अब बहुत जल्दी से पूरा होने वाला है, क्योंकि हम और हमारी पूरी की पूरी टीम आपके लिए आ रही है पूरे बिहार में। पूरे बिहार में आपके लिए पूरी दिन और रात एक करने वाली है। तो प्यारे बच्चों, घबराना नहीं है, क्योंकि मैं और हमारी पूरी की टीम आ चुकी है। सारे टीचर्स आपके साथ हैं, जिसमें जैसे सबसे पहले आप देख पा रहे हो, ये मैं कहां पे हूं, सबको दिख रहा है कि नहीं? ये देखो किधर ही आया हूं है। ये देखो मैं रहा, ये तुम्हारे सौरभ सर रहे, ये तुम्हारे विजय सर रहे, ये तुम्हारे क्या है कुलदीप सर, ये शुभम सर, दिनेश सर, और ये हमारे प्यारे अखिल सर, है ना बेटा? तो घबराना नहीं है, क्योंकि बिहार का नंबर 1 बैच हुंकार 2025 आज से स्टार्ट हो रहा है मेरे बच्चे। स्टेट टॉपर देने की 100% गारंटी हमारी है बेटा। एक बार मैं फिर से कह रहा हूं, स्टेट टॉपर देने की गारंटी हमारी है। बस तुम मेहनत से आप हमारे साथ लगे रहिए। बस आपसे विनम्र निवेदन है कि आपको कुछ भी विचलित नहीं होना है, रोजाना क्लास करना है। जो भी पढ़ाया जा रहा है, एक अच्छी सी कॉपी बना लेना है, 2 ठे करिया और नीला पेन ले लेना है, का करिया नीला पेन ले लेना है, और बढ़िया से नोट बनाना है। और हमें उम्मीद है कि सब लोग नहाए होंगे, सब लोग नहाएंगे। बज रहा है बाबू कितना, 12:04, सब लोग नहाए होंगे। एकदम बढ़िया से बैठ जाए, है ना? अगर मम्मी कह रही है खाना खा लो, तो कह दो मम्मी खाना लेकर आओ और वहीं पे रख दो। घबराना नहीं है मेरा बच्चा, है आगे एकदम मजा आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड का नंबर 1 बैच हुंकार 2025, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्वालिटी कंटेंट देने की 100% गारंटी है हमारी पूरी। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी तुम चले जाओ, 100% क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलने वाला है। तो मैं आपको एकदम बेसिक से मैंने आपको वादा किया है कि मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। इस चैलेंज को मैं बताना चाहता हूं कि मैं पूरे बिहार में और ऐसा मैथ पढ़ाने वाला हूं, हिंदी साहित्य की तरह। ये मैंने वादा किया है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप मैथ पढ़ रहे हैं, आप गणित पढ़ रहे हैं, कि गणित जैसी कुछ विषय होती है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं मेरे बच्चे, हाँ, घबराना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। एक बार सभी का नाम ले लेते हैं। जय श्री राम, पवन कुमार, शिवानी, प्रशांत, सुधांशु। ओ हो, चलो भाई, इतना तेज कमेंट जा रहा है बाबू, हम पढ़ने में असमर्थ हो जा रहा है, गड़बड़ा जा रहा है, गड़बड़ा जा रहा है। तो एक बार जल्दी से हमें एक कोई बच्चा बता दे कितने लोग लाइव हैं।
एक कोई भी बच्चा हमें बता दे कितने लोग लाइव है मेरे भाई, बता दो बता दो बता दो। बहुत बढ़िया, शाबाश, लव यू मेरा बच्चा। चलो भाई, चलो 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 चलो। तो भाई आज से तुम्हारी कहानी स्टार्ट हो रही है, आज से तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। और इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले मैं एक ध्येय वाक्य बोलना चाहता हूं, जो मेरा प्यारा सा ध्येय वाक्य है, जो मैंने अपने जीवन में उसे उतारा है और मैं उसी वाक्य पे चलता हूं। और वो वाक्य किसका है? कैप्टन मनोज पांडे की। और वो वाक्य क्या है आप सभी जानते हैं, अगर आपने फाउंडेशन क्लास किया है। मेरा बलिदान सार्थक होने से पहले अगर मौत दस्तक देती है तो मैं मौत को भी मार दूंगा मेरे बच्चे, मौत को भी मार दूंगा। ये बात तुम्हें ठान लेनी है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एकदम से आज ठान लेना है, कहीं पे लिख लेना है दीवार पर कि मुझे स्टेट टॉपर पे बैठना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्टेट टॉपर बनना है। मुझे एक एक चीज जो गुरुजी पढ़ा रहे हैं सबको एक एक चीज को रिवीजन करना है। और मैं बता देता हूं, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आपको सक्सेस होना है रोजाना रिवीजन करना पड़ेगा मेरे बच्चे। प्लीज आपसे विनम्र निवेदन है, एकदम प्यारा सा विनम्र निवेदन है मेरा बाबू। सभी को स्वागत है, सभी का स्वागत है मेरे भाई, सभी का स्वागत है। चलो चल मेरा बच्चा, तो आज का जो क्लास है, जो अध्याय हम पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, वो चैप्टर्स का नाम है, अध्याय का नाम है संबंध और फलन। तो प्यारे से बच्चों, आपको पता है मेरे भाई मेरा बाबू कि टोटल 13 चैप्टर है, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर तुम्हारा क्या आ रहा है? संबंध और फलन। तो आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक कौन कौन से हैं? क्रमित युग्म, कार्तीय गुणन और तीसरा है संबंध। और मैंने आपसे वादा किया है कि जो लड़का 11 में नहीं पढ़ा है बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है तुम्हें, क्योंकि मैं जीरो से उठाऊंगा तुम्हें, बहुत प्यार से पढ़ेंगे। और मैं तुम्हें थोड़ा सा एक बताना चाहता हूं कि पूरे आपके 13 चैप्टर में ये एक पहला चैप्टर, एक लौता चैप्टर है जो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस रखना मेरे भाई, थोड़ा सा क्या है, थ्योरेटिकल है तो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक चीज को, एक एक टर्म को मैं तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है? हाँ ठीक है मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं जरा देख लो। आज हमें क्या सीखने वाले हैं? क्रमित युग्म। सबसे पहला क्रमित युग्म, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर पेयर। कार्तीय गुणन, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तीसरा है संबंध यानी रिलेशन पढ़ने वाले हैं, संबंध के प्रकार यानी टाइप ऑफ रिलेशंस पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है? तो हमें इतने टॉपिक आज कवर करने हैं किसी भी कीमत पे। अब थोड़ा सा प्रकरण देख लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में क्या क्या है ना? इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक है, कितने एक्सरसाइज है, कितने मार्क्स का वेटेज होता है, थोड़ा इसको भी जान लेते हैं। तो मेरे बच्चे, सबसे पहला टॉपिक आपको क्रमित युग्म पढ़ना है। सबसे पहला टर्म जो इसमें यूज होने वाला है, कार्तीय गुणन क्या होता है इसको समझना है। संबंध क्या होता है, संबंध के प्रकार कितने होते हैं ये पढ़ने हैं। संबंध के कई प्रकार होंगे, जिसमें 11 के भी कुछ संबंध है और 12 के भी कुछ संबंध है। तो 11 के संबंध और 12 के दोनों के संबंध हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो मोस्ट हमें फोकस करना है वो किस पे? 12 वाले संबंध पे फोकस करना है। पिछला संबंध कौन देखता है? तुम ही बताओ, पिछला संबंध कोई देखता है? जो गया, जो बीत गया वो बात गई, क्या ही दिक्कत है, कोई संबंध क्या जाना है? तुम ही बताओ। है संबंध के प्रकार, उसके बाद फलन पढ़ना है। फलन, फलन क्या होता है? फलन के प्रकार, कई सारे प्रकार होते हैं, 3-4, उनको भी एक एक करके पढ़ेंगे। फिर फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन, और फिर द्विव आधारित संक्रियाएं, जिसको आप बाइनरी ऑपरेशंस करने हैं। तो इतने टॉपिक आपको कवर करने हैं। और मैं आपको बता दूं, टोटल आपके इसमें 4 एक्सरसाइज है। टोटल कितने प्रश्नावली हैं? टोटल एक्सरसाइज कितने हैं मेरे बच्चे? टोटल प्रश्नावली कितने हैं? 4। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, इस तरह से। अब मैं तुम्हें बता देता हूं, 1.1 एक्सरसाइज में तुम क्या है, संबंध और संबंध के प्रकार जो हैं उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस करेंगे। 1.2 में आपको फलन और फलन के प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा।
तीसरा क्या है 1.3 में फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। और 1.4 द्विआधारी संक्रियाएं यानी बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है मेरे बच्चे, तो पूरा आप एक ब्यौरा आप जानते रहिए कि क्या क्या चीजें हैं, आपके अंदर दिमाग में एक फ्लो चार्ट बना रहना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, और मैं बता दूं वेटेज क्या है इस चैप्टर का, तो मैं बता दूं एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से इसमें एमसीक्यू का बहुत बड़ा रोल है। एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं, देखो एक रिलेशन से होगा क्वेश्चन, और एक आपके क्या होंगे बाइनरी ऑपरेशन से, और एक मतलब द्विआधारी संक्रियाएं से, और आपके एक फलनों का संयोजन है ना जो आप कह रहे हो उससे रिलेटेड। मतलब टोटल 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं एमसीक्यू में, एक एक मार्क्स का होता है, और एक क्वेश्चन आपका क्या है शॉर्ट में होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन लघु उत्तरी में होता है, लघु उत्तरी में होता है 2 मार्क्स का। तो टोटल आपके 3 से 4 5 मतलब 5 में ऐसे रहना चाहिए। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन में होता है। ठीक है, सब लोग को समझ में आ गया, डन है इतनी बात। हाँ, घबराना नहीं है मेरे भाई। तो शुरुआत किया जाए, सभी लोग एक बार जल्दी से बोलें कि हम लोग पहला टर्म सीखने के लिए तैयार हैं। पहला टर्म क्या है, क्रमित युग्म। जल्दी से एक बार हमें प्यारे बच्चों एक बार बता दे कितने बच्चे लाइव हैं इस समय, कितने बच्चे लाइव हैं एक बार जल्दी बताइए। चलिए, एकदम से घबराना नहीं है भैया, इसको बंद कर दीजिए, चाचा बंद करिए, मोर चाचा गड़बड़ा रहा है, मतलब बाहर जा रही है ना आवाज, तो इसको समझाना पड़ता है। ठीक है ठीक है बाबू, प्यारे बच्चों एकदम बैठ जाइए, अब एक एक चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं, मजा आएगा मार डालो इन लाल लाल बंदरों को क्रमित युग्म, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं आर्डर पेयर। तो इंग्लिश का टर्म तुम्हें थोड़ा बहुत जानना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। तो मैंने इसमें कुछ कहा है कि क्रमित युग्म 2 तत्वों से बना एक युग्म होता है, जिसे अल्प विराम से अलग किया जाता है और कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आपको दिख रहा है x, y, तो इस फॉर्म में, यानी 2 आपके अव्यय होंगे, 2 आपके एलिमेंट होंगे जो अल्प विराम से क्या होंगे सेपरेट होंगे और कोष्टक में लिखे जाते हैं। किस में लिखे जाते हैं बेटा, कोष्टक में लिखे जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रमित युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, क्रमित युग्म कहते हैं मेरे भाई, क्रमित युग्म कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्या इतना बात तुम्हारे दिलों और दिमाग में गया कि क्रमित युग्म क्या होता है, 2 पेयर में होते हैं, 2 जुड़वा भाई एक साथ रहें और कोष्टक में बंद हों, उसी को कहते हैं क्रमित युग्म। चलो, सबसे पहली चीज, कोई पढ़ाएगा नहीं इतनी छोटी चीज, मैं इतनी छोटी चीज से लेकर चल रहा हूं, ठीक है, घबराना नहीं है। दूसरा है कि क्रमित युग्मों की समानता, कब हम कहेंगे कि क्रमित युग्म बराबर हैं, 2 क्रमित युग्म आपस में समान हम कब कहेंगे, 2 क्रमित युग्मों की समानता का कारण क्या है, क्या रीजन है, कब हम कहेंगे। तो 2 क्रमित जोड़े समान माने जाते हैं यदि केवल तभी यदि संबंधित पहले तत्व बराबर हो और संगत दूसरे तत्व बराबर हो। देखो, मान लिया कि तुम्हारे पास 2 क्रमित युग्म है, एक तो है पहला है a, b, दूसरा है x, बाबू y। तो अगर कह रहा है कि a, b एक क्रमित युग्म है, एक क्रमित युग्म x, y है, कह रहा है ये दोनों आपस में सब बराबर हैं, ये तभी बराबर होंगे, ये तभी बराबर होंगे मेरा बाबू, ये तभी बराबर होंगे जब, यदि ये तभी बराबर होंगे जब बाबू a जो होगा x के बराबर होगा, a जो होगा x के बराबर होगा, पहला वाला पहला के बराबर और दूसरा वाला दूसरे के बराबर, यानी जो b होगा y के बराबर होगा, b जो होगा y के बराबर होगा, a जो होगा x के बराबर होगा, b जो होगा y के बराबर होगा, तो हम कहेंगे कि ये दोनों युग्म आपस में समान है। डन है, इतनी बात समझ में आ गई। क्या ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए? अगर ये क्लियर हो गए तो इससे रिलेटेड खट दे एक क्वेश्चन करते हैं। बिहार बोर्ड में आया हुआ एक क्वेश्चन, बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन आया, देखो कुछ पढ़ाया भी नहीं और ये देखो क्वेश्चन फंस गया बोलो बोलो बोलो। पहला क्वेश्चन, यदि x और y का मान ज्ञात कीजिए, यदि 2x - 3 और y + 1 जो है बराबर है इसके, तो बताइए x और y का मान क्या होगा, x और y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले मेरा बच्चा इसमें जो पहला वाला होगा ना,
तो दो युग्म बराबर तभी होते हैं जब पहला पहला के बराबर और दूसरा दूसरा के बराबर होता है, तभी तो कंडीशन होता है। पहला क्या है 2x माइनस 3, ये किसके बराबर होगा x प्लस 5 के, किसके बराबर होगा x प्लस 5 के बराबर होगा मेरे बच्चे, बोलो ठीक है। तो 2x माइनस 3, अब देखो 2x माइनस 3 जो होगा x प्लस 5 के बराबर होगा। तो इसमें बाबू सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2x माइनस एक्स इधर लेकर आएंगे 5 और माइनस 3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। तो 2x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा x बचेगा, और 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो गया बेटा, x का मान कितना हो गया 8 हो गया। अब देखिए y प्लस 1, y प्लस 1 किसके बराबर होगा, दूसरा वाला दूसरे के बराबर होगा। y प्लस 1 किसके बराबर होगा 7 के बराबर होगा मेरे भाई। y प्लस 1 जो होगा 7 के बराबर होगा, तो y इक्वल टू क्या होगा 7 माइनस 1, यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे 6 हो जाएगी। सभी को पता है। अब आ गया, वीडियो में प्रॉब्लम थी क्या, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। सॉरी बच्चा गड़बड़ा जा रहा है, टेक्निकल थोड़ा सा इशू हो जाता है, लाइट चली गई थी, नेट चला जाता है, ठीक है सॉरी बेटा, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ मेरे भाई, देखो घबराना नहीं है, ये मेरी गलती मान लेता हूँ सुनो घबराना नहीं है। कह रहा है कि ये दो क्रमित युग्म आपस में बराबर हैं, तो बताइए x और y का मान क्या होगा। तो x और y के मान के लिए कंडीशन ये है कि इसका पहला वाला पहला के बराबर होगा, यही तो मैंने बताया, दूसरा वाला दूसरे के बराबर होगा, यही तो बताया। तो 2x माइनस 3 किसके बराबर होगा x प्लस 5 के। तो देखो ये है बायां पक्ष और ये है दायां पक्ष, तो 2x और x को इधर बुलाया, तो ये प्लस है तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इधर 5 है, ये माइनस 3 है, तो ऋण 3 जो उधर जाएगा तो धन 3 हो जाएगा, है ना। तो 2x में से एक x जाएगा तो एक x न बचेगा हो, और 5 3 जोड़ोगे तो कितना होगा 8 होगा ना। तो x का मान कितना निकला 8 मिला। अब देखिए y प्लस 1, यानी दूसरा जो अव्यय होगा, दूसरा नंबर होगा वो दूसरे के बराबर होगा, यह ना कंडीशन है, यह ना तुम्हारे लगे शर्त रखा है। अब देखो y प्लस 1 7 के बराबर है, तो y का मान कितना होगा 7 माइनस 1 यानी 6। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा जल्दी से बताइए, 8 और 6, कोनो ऑप्शन में नहीं दिया है क्या, ये तो गड़बड़ा गया, ये तो मोय मोय हो गया। देखो 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 कोनो ऑप्शन नहीं दिया, 5 3 8, x का मान क्या हो जाएगा 5 3, अच्छा ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 4 होगा ना भाई। अब y का मान 6, तो 4 कामा 6 आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डन है बच्चे। तो यहां पे थोड़ा सा देख लेना मेरे बच्चे कि इसको जोड़ने के बाद कितना मिला था, ये x मिला था, 2x में से x जाएगा तो बोलोगे सर जी x हो जाएगा, और 5 3 8 हो जाएगा, तो x का मान 8 ही आ रहा है, तो यहाँ पे 8 रखना मेरे बच्चे, 8 रखना, क्योंकि फिर से देखो 2x माइनस 3 लिखा है, x प्लस 5 लिखा है, x इधर जाएगा तो 2x में से एक x जाएगा, x बचेगा, और 5 3 8 हो गया, तो x का मान कितना हो गया 8, यानी ए ऑप्शन सही होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, 8 होना चाहिए, तो यहाँ पे 8 कर लेना। अब ठीक है, डन है बेटा, सभी को क्लियर है, डन है, सभी को क्लियर है, बोलोगे हाँ जी सर। एक रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं कि यदि x y तुम्हारे पास दिए गए हैं, x कामा y तुम्हें दिया गया -1 और 4, यानी दो क्रमित युग्म है, x कामा y बाबू ध्यान से देखिएगा -1 और 4 के बराबर है, तो 3x प्लस 2y माइनस 4 का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले देखिए हमने कहा कि दो क्रमित युग्म तभी बराबर होंगे जब इसका पहला के बराबर होगा। x किसके बराबर होगा -1 के, y किसके बराबर होगा बाबू 4 के, यही तो होगा, यही तो कंडीशन है। तो x का मान कितना मिला -1 और y का मान कितना मिला 4 मिला। तो बताइए 3x प्लस 2y माइनस 4 का मान क्या होगा,
जल्दी से बताइए 3x प्लस 2y माइनस 4 का मान क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, कुछ करना है आप ही बताइए, कुछ करना है सर जी? कुछ नहीं, 3 और x का मान कितना है? -1, यहाँ पे -1 रख देंगे। 2 गुणे y का मान कितना है? 4, तो यहाँ पे 4 रख देंगे और -4 लिखा है, -4 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एक कम 3 -3, 2 चौको 8 और -4, यही तो होगा। तो 4 3 बताइए, 4 3 कितना होगा? 4 3 माइनस माइनस प्लस यानी -7 और +8, -7 + 8, माइनस प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? सभी भाइयों बताओ, 1 आएगा ना। सभी बताओ, क्या तुम्हारे दिमाग में गया? देख रहे हो, क्रमित युग्म से हमने एक क्वेश्चन बना दिया। हर एक कंसेप्ट को पढ़ाएंगे, हर एक कंसेप्ट से एक क्वेश्चन बना देंगे, मामला तुम्हारा फिट हो जाएगा। डन। अब बताओ, स्वाहा है? बोल बाबू, लड़का लड़की सबको समझ में आया? जमनका बुढ़का पतरका मुटका सबको क्लियर है? डन डना डन स्वाहा, बोलो अब आ जाओ कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन हमने डेमो क्लास में बताया था, लेकिन अभी फिर बताऊंगा ताकि सबको समझ में आ रहा है। अब देखो, कार्तीय गुणन ये होता है, कार्तीय गुणन ये होता है कि मान लिया तुम्हारे पास 2 समुच्चय हैं 2 समुच्चय हैं, का ध्यान से देखिए बाबू, 2 समुच्चय है। मान लिया कि एक समुच्चय है A, B, ये समुच्चय दिया है, इसको समुच्चय बोलते हैं, सब लोग जानते हैं ना समुच्चय क्या होता है। और B एक समुच्चय दिया है 1, 2। तो बताइए कि कार्तीय गुणन क्या हो? तो कार्तीय गुणन के लिए बाबू सबसे पहली चीज ये होता है, कार्तीय गुणन कुछ नहीं, दोनों समुच्चय का गुणनफल। क्या? 2 या 2 से अधिक समुच्चय का गुणनफल ही क्या कहलाता है? कार्तीय गुणन कहलाता है। क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं बाबू? A क्रॉस B से। क्या? A क्रॉस B से। इसी को कहते हैं बाबू कार्तीय गुणन। किससे? कार्तीय गुणन A क्रॉस B। तो जल्दी से बताइए, इसका A क्रॉस B क्या आएगा? जल्दी से बताइए, A क्रॉस B क्या आएगा? तो बोलोगे सर जी 1, 1 है ना, 1, 1 बोलो, हो गया, डन है। 1, 2 क्या? 1, 2 बोलो, डन है। अब खत्म बवाल। अब B के साथ 1 जाएगा, B के साथ 1 जाएगा और B के साथ 2 जाएगा, डन। और ये रहे इसके क्या? कार्तीय गुणन। क्या? ये रहे इसके कार्तीय गुणन। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तो A क्रॉस B हो गया, और इसी में अगर पूछ देता मेरा बाबू, मेरा बच्चा कि B क्रॉस A बताइए, क्या? B क्रॉस A बताइए, तो बाबू क्या कहते? देखो, B क्रॉस में उलट पलट जाता सब मामला, तो 1, A हो जाता। क्या हो जाता? 1, A। फिर 1, B हो जाता। क्या? 1, B हो जाता। समझ में आ रहा ना? फिर 2, A होता। क्या? 2, A होता। 2, B हो जाता। बाबू ध्यान से देखिएगा, 2, B हो जाता। डन। ये B क्रॉस A हो गया, A क्रॉस B हो गया। इसी को कहते हैं कार्तीय गुणन। बोलो स्वाहा है, बोलो स्वाहा है। स्वाहा है ना बेटा? कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन सबको समझ में आ रहा है? कार्तीय गुणन क्या होता है सबको समझ में आ रहा है? 2 समुच्चय आपको दिए गए होंगे, दोनों समुच्चय में भैया A क्रॉस B, दोनों समुच्चय का गुणनफल, दोनों समुच्चय का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्तीय गुणन कहलाता है। अब इसको इजी वे में मैं बताना चाहता हूं, मैंने बताया था फाउंडेशन क्लास में, तो सुनिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखो, एक पेशेंस रखो, सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो सब लोग। देखो, मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूं, देखो सब लोग ध्यान से सुनो एकदम बढ़िया से, कोई अगर तुम्हारे आसपास हो उसको भगा दो। देखो, एक ए समुच्चय दिया है जिसमें 2 अव्यय हैं, 2 एलिमेंट हैं। एक अव्यय ये है कुक्कुर। क्या बेटा? कुक्कुर। कुक्कुर कैसे लिखते हैं? ऐसे ही लिखते हैं ना, जैसे भी लिखते हैं देख लीजिएगा, कुक्कुर यानी कुत्ता। और दूसरा क्या है? बिलार है। क्या है? बिलार है। क्या है? बिलार। एक समुच्चय है जिसमें बाबू 2 अव्यय हैं, 2 एलिमेंट है, एक कुक्कुर है, एक बिलार है ध्यान सुनिएगा। और एक बी समुच्चय है, और बी समुच्चय में क्या? बी समुच्चय में क्या रखा है? एक एलिमेंट, एक खाना रखा है। क्या रखा है बाबू? खाना रखा है। और बी वाला बी में ही दूसरा अव्यय क्या है? दूध है। क्या बाबू? दूध है।
अब देखिए क्या मामला है। तो कह रहा है कि ए का बी के साथ क्या कराइए, कार्तीय गुणन कराइए। तो कार्तीय गुणन देखिए क्या होगा, जो कुक्कुर है, कुक्कुर एक बार खाना खाएगा, कुक्कुर खाना खाएगा, तो कुक्कुर खाना खा लिया, पहला अव्यय बन गया, पहला क्रमित युग्म बना। कुक्कुर दूध भी पिएगा, कुक्कुर दूध भी पी लिया, कुक्कुर कहां गया, ये लो, कुक्कुर दूध भी पी लिया कुक्कुर दूध भी पी लिया। अब देखो, अब बिलार जो है, बिलार भी खाना खाएगी, हाँ बिलार खाना खाएगी, बिलार खाना खा ली, हेलो बिलार खाना खा ली बिलार दूध पिएगी, बिलार दूध पी ली, बिलार यही है ना, बिलार दूध पी ली। तो हमारे पास ये बन गए ए क्रॉस बी कार्तीय गुणन, और यही तो होता है कार्तीय गुणन, मतलब दोनों समुच्चय का गुणनफल ही क्या कहलाता है, कार्तीय गुणन। खत्म, बोलो स्वाहा है, स्वाहा है बाबू। अब बताओ, अभी लड़का सब कह रहा है कि एक बार और, पागल तू नहीं। अब इसमें क्या समझाना है, देखो कुछ करना नहीं है। जैसे मान लो ये पहला एलिमेंट है, तो पहला पहले के साथ जाएगा, पहला पहले के साथ, फिर पहला दूसरे के साथ, ठीक है, काम खत्म। ये जो दूसरा वाला है, दूसरा इसके साथ, दूसरा इसके साथ, खत्म बाबा। एक एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मान लिया कि एक समुच्चय दिया है, देखो अल्फा बीटा गामा, है ना, अल्फा बीटा गामा, है ना, बी एक समुच्चय दिया है ना, बी एक समुच्चय दिया है। चलो इसको हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, है ना। चलो, खेसारी पवन, खेसारी पवन, और तीसरा एलिमेंट कौन है, खेसारी पवन दिनेश लाल यादव। चलो समझ में आ गया। अब बी वाला देखो, बी वाला देखो, एक में है अक्षरा सिंह और एक में है अम्रपाली दुबे, हाँ अम्रपाली दुबे, ध्यान से सुनिएगा अब ध्यान से सुनिए। तो कह रहा है कि ए क्रॉस बी निकालिए, क्या, ए क्रॉस बी निकालिए, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, ए क्रॉस बी निकालिएगा। अब देखिए मामला गड़बड़ाएगा कि जो खेसारी लाल यादव है एक बार किसके साथ जाएंगे, अक्षरा के साथ, ठीक है, खेसारी लाल यादव अम्रपाली दुबे के साथ, खेसारी लाल यादव अम्रपाली दुबे के साथ, डन है, बोलो स्वाहा है। अब देखो, अब देखो पवन सिंह, बहुत खतरनाक आदमी, पावर स्टार है, कहेगा हम जाएंगे, इसके पास बहुत पैसा है, पवन जाएगा अक्षरा के साथ, पवन जाएगा अक्षरा के साथ, पवन जाएगा फिर अम्रपाली दुबे के साथ। अब देखो ये लोग हीरो हीरोइन है, तो ये लोग हीरो बदलते रहते हैं, हीरो बदलते रहते हैं, हर पिक्चर में हीरो बदल जाता है, ठीक है, फिर बदलेगा, फिर आएगा कौन, दिनेश लाल यादव, कहेगा अच्छा हम सांसद हैं, रुक जाओ, रुको जरा सबर करो, मैं सांसद हूं, मैं सांसद हूं, है ना। अब देखो सांसद जी कहेंगे, देखो सांसद जी क्या कहेंगे, ये दिनेश लाल यादव अक्षरा के साथ, वाह 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 वाह, है पावर में है भाई साहब, दिनेश लाल यादव भैया अम्रपाली दुबे के साथ है, दिनेश लाल यादव अम्रपाली दुबे के साथ, बस यही है क्या, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, बोलो स्वाहा। खत्म, खत्म ना, स्वाहा है ना। तो जल्दी से बताइए एक बार, बताइए कार्टेशियन प्रोडक्ट सबको समझ में आया कि नहीं, बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, बताइएगा मेरे भाई, हाँ बताइएगा, सब लोग बताइएगा समझ में आया कार्तिक गुणन, सब लोग को समझ में आया, ये दिनेश और अम्रपाली दुबे का कंसेप्ट समझ में आ गया। ये क्या भाई, स्टूडेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, नेटवर्क इशू है क्या, एक मिनट मेरा बच्चा ध्यान से सुनो चलो एक मिनट मेरा बच्चा, सूख जाओ, हम लोग जल्दी से बता देंगे, सब लोग बताओगे कि समझ में आया कि नहीं, जल्दी से हमें बताइए समझ में आया कि नहीं, 100% आना चाहिए, समझ में आया कि नहीं, बताइए जल्दी से, कार्तिक गुणन आया कि नहीं पूरा अच्छे से समझ में, मेरा बच्चा सब लोग बताइए, 90%, वाह मेरा बच्चा वाह तो समझ में आ गया ना कार्तिक गुणन क्या होता है, कार्तिक गुणन क्या होता है सबको समझ में आ गया ना, बोलोगे हाँ जी सर। अब आते हैं नए कंसेप्ट पे, एक नोट,
नोट लिखिए, हर एक कंसेप्ट देखिए, इतना पॉइंट बता देंगे ना, भगा जाओगे तुम लोग। हाँ सुनिए बाबू, ध्यान से सुनिए कि यदि ए में पी अव्यय है, अब देखिए यहां से नोट नोट डालिएगा, एकदम दिमाग में नोट डाल लीजिएगा। यदि पी में अव्यय, यदि ए में पी अव्यय है, ठीक है, अव्यय मतलब एलिमेंट है, और बी में 4 अव्यय है ना, बी में क्यू अव्यय है, मान लिया क्यू अव्यय है, तो ए क्रॉस बी में पी क्यू अव्यय होते हैं। यही समझ में आया, इसको समझाते हैं कि मान लिया कि कोनो समुच्चय ए है, उसमें संख्या जो दिया है पी है, कोई संख्या क्या है, पी है। मान लिया एक बी समुच्चय है, बाबू ध्यान से सुनिएगा, एक बी समुच्चय है और बी समुच्चय में कुल क्यू संख्या है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि ए क्रॉस बी में कितनी संख्याएं होंगी, तो बोलोगे पी क्यू, क्या होगी, पी क्यू संख्या, मतलब दोनों का संख्याओं का गुणा कर दोगे। समझ में आ गया? ठीक है मेरा बच्चा, एक मिनट, एक क्वेश्चन कराएं, एक क्वेश्चन कराएं मेरा बच्चा। सुनो, मान लिया कि एक समुच्चय है जिसमें लिखा है 1 2 3, सब लोग बताइएगा, आप ही लोग बताइएगा। बी एक समुच्चय है जिसमें है ए बी सी डी। चलिए हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बताइए कि ए क्रॉस बी में कितनी संख्याएं होंगी। ए क्रॉस बी में अव्ययों की संख्याएं बताएं। ए क्रॉस बी में कितने अव्यय होंगे, जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं, जल्दी से हमें कमेंट करके बताएं मेरा बच्चा, जल्दी से कमेंट करके बताएं मेरा बच्चा, सभी लोग कमेंट करके बताएं, बाबू लइका सब लोग बताएं मेरा बच्चा, सभी लोगों को समझ में आ रहा है। बाबू कहोगे सर जी कि ए वाले में, ए समुच्चय में टोटल संख्या कितनी है, सर जी 3 गो, कितने, 3 गो। बाबू बी में कितनी संख्या है, बी समुच्चय में कितनी संख्या है, बोलोगे सर जी 4 गो। तो बताइए ए क्रॉस बी में कितनी संख्याएं होंगी, तो बोलोगे सर जी कुछ नहीं, पी क्यू कर दीजिए, यानी 3 गुणे 4, टोटल कितनी संख्याएं, बोलोगे सर जी 12। खत्म, स्वाहा, डन है, बोलो डन है। बाबू कुछ था इसमें, बाबू कुछ था क्या, बोलो स्वाहा हुआ। ओ लल्ला 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 लोरी, दूध में कटोरी। लो भैया, बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन 2019 में, अब देखिए मामला फंसा दिया फिर से, देख रहा है, दम बाबू एकदम से तुमको कुछ करना नहीं है, एकदम झूम के पढ़ना है, मजा आ जाएगा। अब बताइए मेरा बच्चा कि मान लिया कि P एक कोई समुच्चय है, उसमें नंबर ऑफ संख्या कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, और वह की संख्या कितनी है, 4 है। Q में कितनी संख्या है, 3 है। तो बताइए P क्रॉस के Q के अवयवों की संख्या बताइए, P क्रॉस Q की अवयवों की संख्या बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मेरा बच्चा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मेरा भाई, बोलो। जानू बाबू, तब बाबू P में कितनी संख्या, P में कितनी संख्या है, P समुच्चय में कितनी संख्या, 4, Q में कितनी संख्या, बोलोगे सर जी 3। तो P क्रॉस Q यानी कार्तीय गुणन के अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो बोलोगे सर 4 गुणे 3 यानी 12, यानी टोटल कितनी होंगी संख्या, 12, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलो स्वाहा, बोलो स्वाहा, मार डालो इन लाल लाल बंदरों को। तो इसी बात पे पोल करा दिया जाए, बोलो पोल करा दिया जाए, बोलो 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 मेरा बच्चा, पोल करा दिया जाए, बोलो, अरे बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं, बोलो आया कि नहीं, 100% आना चाहिए। लइका जवान बुढ़वा पतरका मोटका सब कमेंट करेगा, कमेंट कर बेटा। 95%, 5% लोगों को क्यों नहीं आया, 5% लोगों को क्यों नहीं आया मेरा बाबू, क्यों नहीं आया रे, हैं, सब गड़बड़ आदमी है तुम, पगला बाबू, क्या दिक्कत है, बोलो स्वाहा। अब क्या इसमें कुछ बताना था, अब बताओ, इतना नहीं जानोगे तो कैसे कैसे काम चलेगा, हमारा साथ दो मेरा भाई, कि अगर P में चार लोग हैं,
क्यू में 3 लोग हैं, तो टोटल पूछ रहा है पी क्रॉस क्यू, तो इसमें टेबल ही तो पढ़ना है, पहाड़ा नहीं जानते हो। अरे चर के 4, 4 दुनिया 8, 4 तिहाई 12, बोलो स्वाहा। बस चलो आगे बढ़ा जाए मेरा बच्चा लोग, सब लोग बताइए। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं कि 2 समुच्चय दिया गया है, तो 2 समुच्चय में सी दिया गया है। सी एक समुच्चय है जिसमें दिया है 1,2,6, ठीक है, ठीक है। डी एक समुच्चय दिया गया है, डी समुच्चय में दिया गया है 8,3। तो बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जनता से मैं पूछना चाहता हूं कि सी क्रॉस डी में कितने अव्यय होंगे। मेरा बाबू सब लोग ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। सी क्रॉस डी पूछा है, यानी इससे इससे कार्तीय गुणन कराना है, तो 1,8 होगा। बोलो होगा कि नहीं, सब लोग बताए, मेरा साथ दो मेरा बच्चा। 1,3 होगा। अरे 1 8 के साथ जाएगा, 1 3 के साथ जाएगा, बोलो जाएगा। अब क्या है, मामला खत्म है। अब 2 8 के साथ, 2 8 के साथ, 2 3 के साथ, बोलो होगा ना। अब फिर 6 8 के साथ, 6 8 के साथ और 6 3 के साथ। बोलो स्वाहा। यही तो है कार्तिक गुणन, बोलो स्वाहा। बोल बाबू, इसमें कुछ था, आप ही बताइए, कुछ था बाबू। एक मान लिया कि एक, मतलब इसे कैसे समझा दें, गोला बना के, हाँ गोला बना के समझाई दे। रुक जो कुले लइका, बाबू रे ध्यान से देख। मान लिया कि 2 गोला है, 2 गोला है, इस सी वाला है और डी वाला है। इसमें 1 2 3 है और इसमें क्या है 8,3 है। ध्यान से सुनिएगा। तो एक सी क्रॉस डी हम ऐसे गोला से भी समझा देते हैं। तो 1 8 के साथ ज्वाइन किया, 1 3 के साथ, बोलो 1 8 के साथ, 1 3 के साथ है। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, 2 किसके साथ, 8 के साथ, 2 3 के साथ, यही तो किया मैं। अब क्या मेरे बच्चा, कलर बदल देते हैं, है ना, कलर बदलते देते हैं, बढ़िया रहेगा। 3 8 के साथ, 3 3 के साथ। तो इस तरह से आपके क्या बन गए, कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कार्तीय गुणन निकल गया मेरा बच्चा। 3 नहीं है, हाँ 6, ठीक है, इसको 6 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो समझ सकते हो ना, 6,8 6,3, ठीक है, इतना समझ सकते हो, ठीक है। और कोई परेशानी मेरा बाबू, मेरा लड़का, मेरा बच्चा, मेरा बाबू, सब लोग बताइए। नहीं समझ में आया क्या? पक, अच्छा नो प्रॉब्लम है, शाबाश। तो ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें। अब देखो, अब देखो, अब मामला क्या है, देखो। अब हमें संबंध पढ़ने से पहले हमें एक चीज और जानना पड़ेगा, पूछिए क्या। संबंध को पढ़ने से पहले एक चीज और जानना पड़ेगा, पूछिए क्या, पूछिए क्या, हम बताएं, बता दें। उप समुच्चय, क्या, उप समुच्चय, उप समुच्चय क्या बोलते हैं, उप समुच्चय को समझना पड़ेगा। अच्छा थोड़ा सा अंग्रेजी भी जान लेते हैं कि उप समुच्चय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, थोड़ा सा जान लो, टर्म्स जानते रहो। सबसेट कहते हैं, क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे बच्चे, सबसेट कहते हैं। मेरा बाबू सब लोग ध्यान से देखिएगा, उप समुच्चय यानी क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उप समुच्चय। इस सारे टर्मिनोलॉजी को हम लोग समझेंगे ताकि हमें परेशानी कोई भी ना हो। उप समुच्चय क्या होता है, देखो उप समुच्चय ये होता है, मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू, एक उदाहरण के थ्रू हम समझाएंगे, हाँ पूरा तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा कि उप समुच्चय क्या होता है। तो उप समुच्चय कुछ और नहीं मेरा बच्चा है कि मान लिया कि एक समुच्चय दिया है ए, एक समुच्चय ए दिया है जिसमें मान लो रामू, रामू, इसको रामू लिखते हैं, क्या मेरा बच्चा, रामू, और रामू एक दामू, ये 2 भाई हैं, क्या मेरे बच्चे, 2 भाई हैं। रामू और दामू 2 भाई हैं, समझिएगा इसको एकदम प्यार से समझिएगा। उप समुच्चय क्या होता है, रामू और दामू 2 भाई हैं, एक समुच्चय में बना हुआ है। बी एक समुच्चय है जिसका इसका परिवार है पूरा,
रामू दामू, और इसमें क्या है, परिवार है, एक परिवार है जिसमें बेटा रामू भी है, दामू भी है, कामू भी है, नामू भी है। मान लिया सपोज दैट ये सब नाम है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ए जो है बी का उप समुच्चय है। क्या, इसको ऐसे लिखते हैं, क्यों बताइएगा, कोई बताइएगा क्यों? ए जो है बी का उप समुच्चय है। क्यों बेटा? कि ए के जितने लोग हैं, रामू हो दामू हो, तो रामू ए और बी में, जो ए में है रामू और दामू, तो देखो बी में भी रामू दामू है। तो क्या हुआ, ए के जितने भी अव्यय हैं बी में है, ए के जितने भी अव्यय हैं बी में है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक जो समुच्चय है बी का उप समुच्चय है। अब सब सेट, सबको समझ में आ गया? डन है? अब ठीक है, क्लियर है? उप समुच्चय पक्का 100% डन। देख रहे हो, देख रहे हो, मैथ को इजी बना दिया ना बाबू, खत्म हो गया ना। अब बताओ इससे भी इजी हो सकता है क्या? रामू और दामू, एक ए है, एक ए है, एक ए समुच्चय है, और एक बी समुच्चय है जिसमें रामू दामू कामू नामू बहुत सारे लोग हैं। तो ए वाला समुच्चय बी का उप समुच्चय है। समझ में आ गया? डन है? खत्म बवाल, खत्म। ठीक है, एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा बच्चों को समझ में आ जाए। मान लिया कि एक ए समुच्चय है जिसमें मान लो दिया है 1,2, ठीक है, 1,2, ठीक है। बी एक समुच्चय है जिसमें दिया है 2 3 1 4 5, ठीक। तो हमसे बताइए क्या ए बी का समुच्चय उप समुच्चय है? हो गया ना, बोलो है ना? क्योंकि भैया ए के सारे अव्यय जो हैं बी में प्रेजेंट हैं, बी में हैं, बी में उपस्थित हैं। देखो 1,2, इसमें भी 1, इसमें भी 2, तो इसलिए इसी को उप समुच्चय कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे यही पूछा जाता क्या ये चीज जो है संभव है, सी लिखा जा रहा है ना, इसको इसको सी मत समझना मेरे बच्चे, इसको सी मत समझना, इसको ऐसे समझना। क्या ये चीज सही है? ये चीज नहीं सही है। बी के सारे अव्यय ए में नहीं है, तो इसका उल्टा वाला चीज नहीं सही है। समझ में आ गया ना? ये ऊपर वाला सही है, नीचे वाला नहीं सही है। डन? बोलो डन है? तो उप समुच्चय भी आपको क्लियर हो गया होगा। बोलो लव यू, बोलो खत्म बवाल, स्वाहा। एक एक चीज को स्वाहा करते हुए चल रहे हैं हम लोग, है ना? पूरा मामला फिटिया देंगे हम लोग। ठीक है, बोलो आगे बढ़ते हैं। अब समझेंगे संबंध क्या है, जो हमारा चैप्टर है संबंध। अब देखो, अब संबंध को समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये पूरी की पूरी भूमिका बनाया गया। अब संबंध क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। संबंध जो हमारे चैप्टर का नाम है, क्या हमारे चैप्टर का नाम क्या है मेरे बच्चे? सब लोग बताइएगा, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? संबंध है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं मेरे बच्चे? रिलेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेशन। हमने हमने अपने डेली लाइफ में बहुत सारे संबंध देखे हैं, और बहुत सारे संबंधों का क्या करते हैं? त्याग कर देते हैं, अपना लेते हैं। हाँ? पापा का, मम्मी का संबंध, फूआ का, काकी का, चाचा का, चाची का, और भी संबंध होता है। आप बता जान रहे हो, जानत हो ना? और भी संबंध होता है। हाँ हाँ हाँ, सब जानते हो। हाँ सब, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो समझिए, तो संबंध क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा लिखा हुआ है कुछ, थोड़ा पढ़ लेते हैं। किसी अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय समझ रहे हो? नॉन एम्प्टी सेट, ऐसा समुच्चय जो बेटा खाली न हो उसको बोलते हैं अरिक्त। देखो एक एक चीज को मैं बताते जा रहा हूं। अरिक्त समुच्चय क्या होता है, ये कक्षा 11 में पढ़ाया गया होगा कि ऐसा कोई समुच्चय जो खाली न हो।
तो किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन एक रास बी का उपसमुच्चय होता है। यह उपसमुच्चय एक रास बी के क्रमति युग्म के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है और द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। ऊपर से उड़ गया क्या? अब कहोगे सर जी समझी नहीं आया, ये क्या बोले है? रुको, इसको छोटे फॉर्म में लिखते हैं। देखो संबंध ये कहता है, संबंध ये कहता है, संबंध ये कहता है, संबंध ये कहता है, बस ये कहता है। ध्यान सुनिएगा कि कोई भी संबंध एक रास बी यानी कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। क्या? कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है, इसी को हम संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? अब संबंध कहते हैं। जैसे अब समझो थोड़ा सा और डिटेल में कि मान लिया कि एक समुच्चय ए है जिसमें है मान लो 1, 2, 3, मान लो 1, 2, 3। बी एक समुच्चय है 1, 2, बी 1, 2। तो कभी भी संबंध स्थापित करने के लिए एक बात याद रखना है कि उसमें एक कंडीशन देगा, एक शर्त देगा, एक शर्त देगा। तो मान लिया मैंने एक शर्त दिया, शर्त ये है, शर्त ये है, शर्त ये है, ध्यान से देखिएगा। अब एक एक चीज को समझते जाइए। शर्त ये है कि ए जो है, ए मतलब ए के एलिमेंट, ए के अवयव, ए जो होना चाहिए बी से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। ऐसा कोई संबंध स्थापित करके बताइए। तो बताइए हमारे रिलेशन जो होंगे इस प्रकार होंगे। ये दोनों बिंदु का मतलब होता है इस प्रकार। किस प्रकार होंगे जल्दी से बताइए। ए का जो एलिमेंट होना चाहिए, ए का जो अव्यय होना चाहिए बी से क्या होना चाहिए, या तो छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। इसका मतलब समझ पाए? या तो छोटा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। इसका मतलब होता है बराबर और इसका मतलब होता है छोटा। समझिए 1, बी। तो मान लिया इसमें से एक निकाला और एक निकाला तो 1, 1 हो जाएगा। जल्दी से बताइए 1, 1 हो जाएगा। सब लोग बताइए दूसरा क्या संबंध बनेगा। ए जो होना चाहिए बी से छोटा ही होना चाहिए। 1, 2 हो सकता है, हो सकता है सर 1, 2 हो सकता है। देखो ये वाला जो है बी से छोटा है, मतलब ये पहला वाला दूसरे वाले से क्या है, छोटा है ना बाबू? बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो हो गया। 2, 1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 2, 1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर, क्योंकि पहला वाला दूसरे वाले से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ये वाला संबंध नहीं हमको लेना है। 2, 2 हो सकता है क्योंकि बराबर हो सकता है सर, बराबर हो सकता है। बस इतने ही संबंध स्थापित होंगे। तो सुनिएगा अब हमको एक जरा एक बात बता दीजिए, एक रास बी क्या होगा, एक रास बी क्या होगा, एक रास बी क्या होगा, एक रास बी क्या होगा? तो बोलोगे सर जी एक रास बी 1, 1, 1, 2 क्या 1, 1, 1, 2 और फिर से क्या होगा 2, 1। मेरा बच्चा ध्यान से सुनिएगा 2, 1, 2, 2 फिर उसके बाद क्या होगा 3, 1, 3, 2 होगा। बोलो होगा? ये हमारा एक रास बी होगा। बोलो एक रास बी होगा और हमने संबंध जो स्थापित किए हैं वो ये संबंध स्थापित किए हैं। तो अब हमसे पूछ रहा है क्या, ये बताइए इसमें संबंध है, क्या संबंध है? तो हाँ, क्योंकि आर जो है, आर जो है उप समुच्चय है एक रास बी का। देखो है कि नहीं, सब लोग बताइएगा, सब लोग जल्दी से जोर से चिल्ला के बताइए। देखो 1, 1 इसमें है, अरे है 1, 2 है, 1, 2 है, 2, 2 है, 2, 2 है। देखो है, इसलिए हमने कहा कि ये संबंध है। तो हमेशा याद रखना है कि जब अब हम जो पढ़ने वाले हैं संबंध, तो इसमें दो समुच्चय दिया गया होगा, एक ए दिया गया होगा, एक बी दिया गया होगा। ठीक है, एक ए दिया गया होगा और एक बी दिया गया होगा। इन दोनों के बीच में सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रास बी निकाल लेना होगा और उसके बाद जो शर्त दी गई होगी, जो कंडीशन दिया गया होगा, उस कंडीशन के अनुसार हमें एक संबंध बना लेना है। तो इस कंडीशन के अनुसार हमने एक संबंध स्थापित किया रोस्टर मेथड से। ये देखो रोस्टर विधि से।
अब देखो हमने ये चेक किया कि जो आर संबंध बना है क्या ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय है, मतलब ये वाले जो भी अव्यय या क्रमित युग्म है क्या इसमें है? बोलोगे हाँ सर, इसके जो जो भी हैं वो इसमें प्रेजेंट हैं। तो आर जो है ये क्या है? उपसमुच्चय है ए क्रॉस बी का, तो हम कहेंगे यस ये संबंध है। बताओ बात समझ में आया? तो जो संबंध स्थापित हुआ है ए और बी के बीच में, जल्दी से बताइएगा, ए और बी के बीच में जो संबंध स्थापित हुआ है तो ए वाला एलिमेंट क्या क्या है? देखो इधर वाले जितने भी होते हैं वो ए होते हैं, तो 1 और 2 क्या क्या है मेरे बच्चे? सब लोग बताइएगा क्या क्या है? ए वाला एलिमेंट क्या क्या है? 1 2 3, क्या 1 2 3। और बी वाले अव्यय कितने हैं? 1 कामा 2 है, 1 कामा 2। तो देखो संबंध जो स्थापित हुआ है वो संबंध किसके किसके साथ हुआ है? 1 कामा 1 के साथ, 1 कामा 2 के साथ, 2 कामा 2 के साथ, 1 कामा 1 के साथ, 1 कामा 2 के साथ। और क्या हुआ है ध्यान से देखिएगा, 1 कामा 1 के साथ, 1 कामा 2 के साथ और 2 कामा 2 के साथ, 2 कामा 2 के साथ, यही संबंध स्थापित हुआ है। अब यहां पे सुनिए, तो ये जो हुआ है 1 का संबंध 1 के साथ है, 1 का संबंध 2 के साथ है, 2 का संबंध 2 के साथ है। अब देखिए समुच्चय ए के जितने भी अव्यय हैं, समुच्चय ए के जितने भी अव्यय हैं इनको क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इनको कहते हैं हम लोग प्रांत। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी लोग नोट करके बताएंगे। समुच्चय ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको प्रांत कहते हैं और अंग्रेजी में इसे डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? अंग्रेजी में इसे डोमेन बोलते हैं। खत्म। और बी के जितने भी समुच्चय हैं, बी के जितने भी समुच्चय हैं वो उनको कहते हैं सहप्रांत। क्या? सहप्रांत कहते हैं। क्या बोलते हैं? सहप्रांत कहते हैं। सहप्रांत कहते हैं। क्या? बी के जितने भी अव्यय हैं, बी समुच्चय के जितने भी अव्यय होंगे उन्हें क्या बोला जाएगा? सहप्रांत कहा जाएगा। इंग्लिश में कोडोमेन। क्या? इंग्लिश में कोडोमेन कहा जाएगा। ठीक है, डन है। बोलो अब देखो तीसरा चीज हमें सीखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ए से बी में बी वाले का वो अव्यय जो ए के साथ संबंध सिर्फ स्थापित किया है, संबंध स्थापित किया है, वो कहलाते हैं परिसर। क्या कहलाते हैं? परिसर या परास कहलाते हैं, रेंज जिसको कहते हैं। तो भैया 1 कामा 2, ये 1 कामा 2 क्या कहलाएगा? परिसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिसर। परिसर यानी इंग्लिश में रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज या परास भी हम लोग कह सकते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया मेरा बच्चा? समझ में आ गया? देखो फिर से हम समझाते हैं, फिर से समझाते हैं। देखिए ए के जितने भी एलिमेंट होंगे चाहे वो संबंध में हो या ना हो, ए के जितने भी अव्यय हैं चाहे संबंध में हो या ना हो, उनको हम लोग प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? प्रांत। सब लोग मेरे साथ बोलो, ए के जितने भी अव्यय चाहे संबंध हो या ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रांत कहते हैं, डोमेन कहते हैं। डोमेन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, बोलो क्लियर है? दूसरी बात, बी के जितने भी अव्यय हैं, बी के जितने भी अव्यय हैं, बी के जितने भी अव्यय हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? परिसर कहते। क्या कहते मेरे बच्चा? परिसर कहते। परिसर यानी सॉरी बी के जितने भी अव्यय हैं सहप्रांत कहलाते। क्या कहलाते? बी के जितने भी अव्यय हैं वो क्या कहलाते हैं? सहप्रांत यानी अंग्रेजी में कोडोमेन कहते हैं। अब देखो तीसरा का जो टर्म्स है थोड़ा सा समझने वाली बात है। तीसरा का आता है परिसर का। परिसर वो होता है जो बी समुच्चय में ही होना चाहिए अव्यय, लेकिन वो संबंध में होना चाहिए। लेकिन सहप्रांत का क्या है? चाहे संबंध में हो या ना हो, बी के सारे अव्यय जो होते हैं कोडोमेन यानी सहप्रांत होते हैं। समझ में आया? चाहे संबंध में हो या ना हो, बी के सारे अव्यय क्या होते हैं? सहप्रांत होते हैं, कोडोमेन कहलाते हैं। लेकिन परिसर या परास या रेंज जिसको हम कह रहे हैं वो तभी होगा जो संबंध स्थापित करेगा।
यानी बी के वो अव्यय जो संबंध में होंगे, क्या, जो संबंध में होंगे, उन्हें क्या कहा जाएगा, परिसर यानी रेंज कहा जाएगा। अब डन है, अब डन है, अब डन है। चलो एक ठो और ऐसे गोला बना के हम तुमको दिखा देते हैं। हमसे आप लोग बताइएगा, मान लिया, सुनिएगा, मान लिया अभिषेक है ना, अभिषेक है, किशन है और राम है, रामू है, और ठीक है इस तरह से कुछ है, और ए आपके पास समुच्चय दिया गया है, बी आपका एक समुच्चय दिया गया है, बी आपका एक समुच्चय दिया गया है जिसमें भी कुछ अव्यय हैं, जिसमें मान लिया प्रीति है, प्रिया है और प्रियांशी है, और एक मान लीजिए कल्पना है। ठीक है, मान लीजिए एक कल्पना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो ए का संबंध मान लीजिए पी के साथ है, और के का संबंध प्रिया के साथ है, आर का इसके साथ है। अब हमको बताइए, अब हमको बताइए, संबंध स्थापित मैंने करा दिया है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इसमें बताइए प्रांत क्या है, इसमें प्रांत क्या है, प्रांत यानी डोमेन क्या है, प्रांत यानी डोमेन क्या है, प्रांत यानी डोमेन क्या है, सब लोग बताइए, प्रांत यानी डोमेन क्या है, मेरा बच्चा सब लोग बताइएगा, प्रांत यानी डोमेन क्या है। बोलोगे एक के सारे समुच्चय, एक के सारे अव्यय चाहे रिलेशन में हो या नहीं हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रांत कहलाते हैं सर। तो यानी ए कामा के कामा आर, ये जो होगा प्रांत कहलाएगा सर। खत्म बवाल। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आपसे पहला हो गया क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं मैं कि बताइए कि सह प्रांत क्या होगा। क्या मेरे बच्चे, सह प्रांत क्या होगा, सह प्रांत जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। क्या मेरे बच्चे, कोडोमेन बोलते हैं। तो आपसे अगर मैं पूछूं तो बताइए कि कोडोमेन क्या है सर, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन। तो बोलोगे सह प्रांत वो होता है कि बी के सारे वो एलिमेंट, बी के सारे वो अव्यय चाहे रिलेशन में हो, चाहे संबंध में हो या नहीं हो, वो सारे के सारे हो जाएंगे। तो क्या क्या है, ए है, पी है, पी है और के है, ये क्या होगा, सह प्रांत होगा। डन है। अब देखिए तीसरा मामला क्या आता है, तीसरा मामला आता है परिसर का। क्या, तीसरा मामला क्या आता है, परिसर का। तीसरा मामला क्या आता है, परिसर का। परिसर या परास जो भी बोले आप, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेंज। तो रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, जल्दी से हमें बताइए, हमें नोट करके बताइए। हमने वो बताया जो सिर्फ संबंध में हो, बी के समुच्चय के वो अव्यय जो सिर्फ संबंध में हो। तो भैया प्रीति प्रिया प्रियांशी है, प्रीति प्रिया प्रियांशी, अरे पीपी पीपी, अरे प्रीति प्रिया प्रियांशी, ये जो है ये परिसर है सर, ये सर परिसर है, क्योंकि ये संबंध में है। कल्पना बहुत अच्छी बच्ची है जो संबंध में नहीं है, तो भैया ये परिसर नहीं हो सकती, परिसर वही होगा जो संबंध में होगा। बोलोगे सर जी पीपी 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 पीपी, खत्म। बोलो ये परिसर हो गया। क्लियर है। तो यहां से एक कंक्लूजन बनाना चाहता हूं, और वो नोट करके रखिएगा मेरे बच्चे, नोट करके रखिएगा। यहां से मैं एक निष्कर्ष निकालूंगा जो बहुत ही खतरनाक निकालूंगा सर। निष्कर्ष क्या है, जिसको कंक्लूजन कहते हैं मेरा बच्चा, कंक्लूजन निकालूंगा। और वो कंक्लूजन क्या है जरा देखिए, जो परिसर है, देखिएगा मैं लिख रहा हूं ध्यान से, जो परिसर है, जो परिसर है वो उपसमुच्चय है, जो परिसर है उपसमुच्चय है किसके, सह प्रांत के। क्या, सह प्रांत के, सह प्रांत के, यानी कोडोमेन का। यानी इसको अंग्रेजी में भी हम बोल सकते हैं कि जो रेंज है वो सबसेट है। क्या मेरे बच्चे, सबसेट है वो किसके, कोडोमेन के। क्या मेरा बच्चा, ध्यान से बताइएगा, कोडोमेन का। ये आपका एक कंक्लूजन निकला है, जो आपसे क्या है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आप बताइएगा। डन है, खत्म, डन है। तो ये बात आपको समझ जाना था, ठीक है। बोलो
ये कंसेप्ट समझ में आ गया? बोलो समझ में आ गया? बोलो समझ में आ गया? प्रांत था, प्रांतता, सह प्रांत क्या है वो आपने देख लिया, और उसके बाद आपने परिसर भी देख लिया। क्या मेरे बच्चे? परिसर भी देख लिया। ठीक है।